नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं कृति केशरी आप सबका स्वागत करती हूँ द धांसू पर। बहुत लंबे वक्त बाद हम इस चैनल पर अगली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत लंबे वक्त बाद इस चैनल पर आई हूँ, तो लाजिम है कि बहुत कुछ बदल चुका है। देश की स्थिति भी बदल चुकी है। राजनीति में बहुत बदलाव आए, लेकिन दिल्ली में सरकार वही है। देश में चुनाव होता रहता है, कभी राज्य, कभी केंद्र, तो कभी पंचायती स्तर पर। जनता की उंगलियों पर पड़े नीली स्याही के निशान खत्म भी नहीं होते और स्पिनर की तरह सेकेंडों में 5 साल बीत जाते हैं। और फिर जनता ईवीएम मशीन के आगे कतार में खड़ी मिलती है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होना है। पहला चरण 13 नवंबर को हो चुका है, दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथी सुजीत झारखंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अमन राज से बात करेंगे। सर टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में रूरल डेवलपमेंट में मास्टर्स किए हैं और पिछले 10 साल से झारखंड में स्वागत है सक्रिय सर रूप आपका से काम हमारे कर इस रहे चैनल पर। हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सुजीत, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो बिना लाग लपेट का, बिना समय गवाए हम सीधा सवालों पे आते हैं आपसे। सर आप पिछले 10 साल से झारखंड में सक्रिय हैं और आपका फील्ड है रूरल डेवलपमेंट का। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि झारखंड में ट्राइबल लोगों की क्या स्थिति है? पहली बात तो यह है कि मैं ये सच है कि मैं टीस से रूरल डेवलपमेंट से पढ़ाई जी। किया हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा फील्ड रूरल डेवलपमेंट नहीं रहा है, क्योंकि मैं अर्बन के साथ भी काम किया हूँ कुछ। बट आपने जो अभी सवाल पूछा कि झारखंड में ट्रैवल की स्थिति क्या है, तो झारखंड जब पहली बार 2000 में अलग हुआ, तो यहाँ पे आदिवासियों का गौरव को लेकर के एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई जो है अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले ये शुरू हुई थी। और बाद में जब अलग राज्य की स्थापना हुई, तो लोगों ने मतलब माना चाहा कि एक अलग राज्य बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे। लेकिन यदि आप इसको गहराई से देखते हैं, समझते हैं, तो अलग अलग पैमाने पर अलग अलग तरीके से बदलाव हुए हैं। लेकिन जो स्थिति की गुंजाइश थी, जो बदलाव दिख सकता था, हो सकता था, वो अभी भी देखने को नहीं मिला है। जबकि हमारे यहाँ पे हमेशा से, जब से झारखंड अलग हुआ तब से शुरू से सिर्फ ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ही बने हैं वहाँ पे, सिवाय एक जो रघुवर सरकार थे पिछली टर्म में, इससे पहले के जो सरकार रही है। और उसके बाद भी फिर से अभी ट्राइबल ही हैं जो हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चेंज हुआ है। ये नहीं कह सकते हैं कि कम्प्लीटली, शायद विकास की प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से राज्य की अलग कल्पना की गई थी अलग होने के बाद, सभी रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ से रिसोर्सेज जाते हैं, तो उस तरीके से कि झारखंड का ही मतलब हो जाता है कि झार मतलब जंगल था, रिसोर्सेज था, जिसको देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से रिसोर्स उसकी एक अलग से खंड। जी जी, खंड मतलब हो जाता है एरिया। तो वो उस तरीके से अभी उस मतलब बहुत मतलब लंबा दूरी तय करना है झारखंड में। अगर मैं सही हूँ तो आपने 2015 में टीस से रूरल डेवलपमेंट किया और उसके बाद से पिछले 10 सालों से आप वहाँ पे सक्रिय काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 2015 के बाद से एक स्टेबल सरकार रही है झारखंड में। 2014 से 19 रघुवर दास की सरकार, जो आपने अभी कह रहे थे कि ट्राइबल अगर एक्सेप्ट वन जो रघुवर दास को छोड़ दिया जाए 5 साल की कार्यकाल को, तो ऑलमोस्ट ट्राइबल ही चीफ मिनिस्टर हुआ है। और उसके बाद फिर 19 से 24 में जेएमएम की सरकार थी, जो भी हेमंत सोरेन की सरकार है। तो इन दोनों के कार्यकाल में आपको क्या फर्क नजर आया? क्योंकि बहुत इसके अच्छा सवाल आपने पूछा है जी, क्योंकि इसके पहले अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, क्योंकि 2000 में बना तो 2000 से 2003 बाबूलाल जी रहे। उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा की सरकार आई, फिर गिरते बजट थे 2 साल। तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति शासन लगा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें से अगर हम पूरी कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 2 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब बहुत बड़ा टेन्योर है। तो आप दोनों में अभी हम स्टेबल गवर्नमेंट की जब हम बात करें तो पिछले 10 सालों में आपको क्या नजर आया दोनों की सरकार? जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा।
आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप से मैं देखता हूँ तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आया पिछले 10 साल जब मैं काम किया हूँ उस एरिया में, तो कि इससे पहले जो सरकार थी, रघुवर दास जी जब थे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो उस टाइम में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थे, खास करके यदि मैं बात करूँ तो 2 योजना की मैं बात करूँगा ज़्यादा। एक पेंशन स्कीम की बात करूँगा जी, और दूसरा राशन कार्ड पीडीएस की मैं बात करूँगा, जिसमें मतलब उस सरकार की थोड़ी बहुत हम बोलेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम में यदि आप फॉर्म डालते थे तो बहुत मुश्किल सेंक्शन हो पाता था, लोगों को मिल पाता था। नए कार्ड इशू बहुत मुश्किल से होता था, बहुत मुश्किल से हम लोग करवा पाते थे, और पेंशन तो शायद बहुत मतलब रेयर चीज़ें हो जाता था। लेकिन जब ये सरकार आई तो इन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये किया, जो सोशल जस्टिस के रूप में आप देख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी के रूप में, हेमंत सोरेन की सरकार। जी, इन्होंने पूरा सिचुएशन मोड में काम किया। मतलब अभी के समय मुझे नहीं लगता कि कोई राशन कार्ड बनाए बगैर मतलब रह गया हो। सिचुएशन मोड में काम हुआ कि कंप्लीट 100% सिचुएशन मोड में जाना है, राशन कार्ड बनाना है लोगों का और पेंशन देना है सबको। इनफैक्ट यदि हम बोलें तो मतलब झारखंड इस मामले में काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट लेकर के आई, मतलब इस सरकार का रहा है बहुत प्रोग्रेसिव थॉट कि इन्होंने क्या 50 ईयर्स जो भी वीमेन हैं उसके बाद सभी को पेंशन देने का इन्होंने मतलब एक डिसीजन लिया है, और जो मेल हैं वो तो 60 साल के बाद जो सभी राज्यों में जैसा चल रहा है, हेमंत सोरेन ये इसी समय में हुआ। और मुझे लगता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब असर पड़ने वाला है। अभी जो रिसेंट जब बात की जाती है, सॉरी मैं रोकूंगा आपको, जब बात की जाती है बीजेपी टेन्योर का तो कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया गया है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत काम किया गया है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए कल कारखाने लगे हैं। तो क्या ये सच था रघुवर दास के टाइम पे या उनकी सरकार के टाइम पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो पाया था झारखंड में? इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर यदि बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ था। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उन्हीं के सरकार में काम हुआ, इनके भी टेन्यूर में काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। कम और ज़्यादा ठीक है, वो अलग मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ था। दूसरी बात थी कि आप यदि रघुवर दास के समय में बात करेंगे जब वो सीएम थे, तो एक सबसे अच्छी बात ये था कि उन्होंने आम जनता का भी विश्वास जीता था एक तरीके से, जो कि बाद में धूमिल होने लगा, जो कि बहुत बड़ा एक मूवमेंट के रूप में निकला कि असंतोष की जो बात थी युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है उनको मतलब ये सेकेंड टाइम नहीं आ पाए हम लोग। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, जिससे आम जनता के अंदर एक गवर्नेंस को लेकर के विश्वास जगा था कि वो एक सेंट्रलाइज रूप से जन सुनवाई करते थे, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक बहुत बड़े तबके के बीच में उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। और वो एक चीज़ इनके समय में कमी दिखा। जैसे अभी यदि आप बात करेंगे गवर्नेंस के पार्ट पे, यदि हम बात करें खास करके, तो आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारी जगह पे लोगों ने ये अभी के समय में लोग बात करते हैं कि अभी आप तो ये बोल लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि शायद अभी की सरकार जो रही है 5 साल, इनकी अनस्टेबिलिटी ही एक तरीके से इनके बीच में रहा हो, कि जिस तरीके से हर दूसरे दिन सुनने को मिलता था कि सरकार गिर जाएगी, हर 1 महीने के बाद आपको सुनाई पड़ता था कि सरकार नहीं रहेगी, तो शायद इस वजह से इन लोग उस तरीके का काम नहीं कर पाए, हो सकता है। हाँ, ये बात तो हमेशा चलती आती है कि डबल इंजन की सरकार जहाँ पे वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। तो कुछ पॉलिसी लेवल पे भी आप इसको जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से, तो ये हुआ है। मुझे लगता है अभी के टाइम में राजनीति का सबसे गिरावट का दौर चल रहा है, जैसा मैं समझ पाया, क्योंकि मैं इससे पहले भी जब ग्रेजुएट हो रहा था तब भी मैं न्यूज़पेपर से और न्यूज़ से काफ़ी जुड़ा रहता था। तो उस समय की जो मतलब हम लोगों के बीच में जो नैरेटिव पैदा हुआ करता था, जो जिसके ऊपर आम जनता बहस किया करती थी, एक नैरेटिव जो था आम जनता के बीच में, वो अभी गायब है। अभी के समय में जनता के बीच में अलग ही तरह का नैरेटिव पैदा ले लिया है। उस टाइम लोग रियल विकास की बात कर रहे थे, उस टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात ज़्यादा होती थी, उस टाइम इन्फ्लेशन की बात ज़्यादा होती थी, उस टाइम
एजुकेशन की बात ज़्यादा होती थी, उस टाइम हेल्थ की बात ज़्यादा होती थी, वो जो सब कि अब कौन नजर आ रहा है? अभी अभी के समय में ये सब चीज़ें आपको खास करके लोगों के बीच में जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, जिस जिस भी माध्यम से पैदा किया जाता है, उस सभी चीज़ों में ये मतलब गायब है। हम आएंगे, आपने बहुत अच्छा बात है कहा, कम्युनल को लेकर, कम्युनल सौहार्द को लेकर, फ्रेटर्निटी को लेकर, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप अभी बात कर रहे थे जब आप ग्रेजुएट हो रहे थे, मतलब छात्र जीवन को लेकर, तो झारखंड में देखा जा रहा है अभी पिछले 24 सालों से, पिछले 24 साल हम ना देखें तो पिछले 10 सालों से, कि कोई भी सरकार आ रही है लेकिन छात्र उसमें पीछे जाते हैं, छात्र तबाही देखता है। जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास के टाइम पे भी हुआ था, उनकी सरकार के टाइम पे भी हुआ था, और अभी हेमंत सोरेन के टाइम पे भी देखा जा रहा है कि कोई भी एग्जाम्स हो रहा है तो वो फिर लीक हो जा रहा है, पेपर सही तरीके से नहीं कंडक्ट किया जा पा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, छात्र की राजनीति, छात्रों को लेकर, छात्रों का भविष्य को लेकर झारखंड में? ये तो सरासर मतलब युवाओं के साथ छल है, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास सारा मशीनरी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको एक छलावे के रूप में देखना चाहिए, फेलियर है गवर्नमेंट की। और इसी में एक चीज़ अच्छा रहा कि इससे पहले भी आप बोल रहे थे जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो रघुवर दास जी जब सीएम थे उस टाइम एक दो एग्जाम ऐसे हुए जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से करवा लिया था, बहुत अच्छे से। उस टाइम भी कुछ कुछ जेपीएससी का एग्जाम शायद एक, हाँ, एक आपका एसआई का एग्ज़ाम था जो बहुत अच्छे से हुआ था उस टाइम, तो उन्होंने एक दो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करवा लिया था। इसमें उसमें भी एलिगेशन लगे थे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एग्ज़ाम अच्छा से हुआ था, रिक्रूटमेंट अच्छे से हो गए थे। हाई स्कूल का टीचर का था उस टाइम, जो अच्छे से उन्होंने रिक्रूटमेंट करवा लिया था। लेकिन इनके कार्यकाल में जब देखेंगे तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा कमी आपको लगेगा। इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से साधने की कोशिश की, जैसे मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात कर रहा था। दूसरी तरफ जो युवाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी लोग जो है वो उम्मीद के बगैर नहीं जी पाएंगे, और आप एस्पिरेशन के साथ ही खेल रहे हैं लोगों का, जो युवा है उनके एस्पिरेशन के साथ यदि खेल लेंगे। इन्होंने फॉर्म सभी का भरवाया, इतना फॉर्म लिया इन्होंने, और शायद हो सकता है ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट हो, और हो सकता है कि कुछ प्रोपागेंडा के तहत ये शिकार हो गए। हम कुछ कहना मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए। हम इससे पहले जिससे पे बात कर रहे थे डबल इंजन पॉलिसी को लेकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, क्या ये भी एक कारण हो सकता है इसका? हो सकता है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि जो जब ये थोड़ा स्टेबिलिटी लाना शुरू किए गवर्नमेंट में, तो उसके बाद इनको किसी न किसी प्रकार से जेल में डाल दिया गया, जिसके पीछे अभी तक कुछ सुनवाई चल ही रहा है। अभी तक कुछ क्लियर जो एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया है, और उसके लिए वो जेल में रहे, अब बहुत दिनों तक जेल में रहे। तो ये सब कारण हुआ हो है, जो मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है इससे भी गवर्नेंस को लेकर के काफ़ी असर पड़ा है। जब बात छात्रों की हो रही है तो झारखंड में अभी एक बहुत लोकप्रिय चेहरा उभर रहा है, जयराम महतो। सारे सोशल साइट पे आप जाकर देखिए तो नीचे कमेंट में जयराम महतो के समर्थन मिलेंगे आपको। तो जयराम महतो की इतनी चर्चा हो रही है, और ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। तो क्या जयराम महतो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगे? और ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति क्या है, ये मतलब इसको कैसे देखा जाता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? देखिए, आप जब बोलेंगे स्थानीय नीति को लेकर के, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ऑलरेडी है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट अपने स्तर से बना सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। तो ठीक है, लेकिन इस बारे में जब जयराम महतो को जोड़ के देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात सच है, मैं भी मानता हूँ कि वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना बड़ा असर उनका नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सीट में है, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप पूरे झारखंड स्तर पर भी बात करेंगे तो सिर्फ छात्र मूवमेंट को छोड़ दें तो उतना बड़ा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा उनका। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से जब मैं देखा हूँ उनको, 2 साल में, तो मैंने देखा कि काफ़ी बदलाव वो अपने राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग में भी लेके आए हैं। पहले उनका जो बातचीत करने का तरीका था, जिस तरीके से मुद्दा उठाते थे आम जनता के बीच में, जिस तरीके से आते थे, और अभी जिस तरीके से वो पूरी तरीके से लेफ्ट की राजनीति करना शुरू कर दी है, तो ये आपको दिखेगा उनमें कि जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनका खुद में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, और उनकी राजनीतिक चीज़ों में भी एक पहल जो है वो अलग स्तर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अब बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आप गांडे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और गांडे विधानसभा क्षेत्र में
अभी जो सिटिंग सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी है कल्पना मुर्मू सोरेन। और कल्पना मुर्मू सोरेन अभी कुछ ही महीने पहले बाई इलेक्शन में जीती और वहाँ पे विधायक बनी। तो उनका ये शॉर्ट टर्म का जो टेन्योर रहा आपके विधानसभा क्षेत्र में, वो कैसा है? काफ़ी बेहतरीन है। मैं कुछ दिन पहले अपने ही एरिया में काफ़ी विजिट कर रहा था, तो वहाँ के लोकल जो कुछ मीडिया दोस्त लोग हैं उन लोगों से बात हुआ, कुछ पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात हो रही थी, कुछ लोग से बात कर रहे थे जो अवेयर हैं चीज़ों को लेकर। तो काफ़ी कुछ मतलब इनका ये जो बहुत ही 6 महीना का ही उनका कार्यकाल रहा वहाँ पे, लेकिन काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया है। 2 डिग्री कॉलेज लेके आई हैं, जो अभी उसका शिलान्यास होना बस बाकी है, लेकिन अप्रूव्ड हो चुका है, बजट वगैरह एलोकेट कर दिया गया है। आप देखेंगे कि ब्रिजेज वगैरह जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। एजुकेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में भी उनकी जी। पॉपुलैरिटी जो है बहुत काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया बढ़ा है, क्योंकि ये जब विधायक बन के आई, एमएलए बन के आई हैं, तो इनका पहला काम था कि सभी गांव में जाकर के लोगों के साथ संपर्क बनाए, और ये हर एक गाँव गई हैं, पर्सनली विजिट की हर एक गाँव में, तो उससे भी एक असर, बहुत बड़ा असर और मतलब। बहुत मार्जिन से भी वो जीती थी, जहाँ तक मुझे पता है कि 15 या 20 हजार मार्जिन से वो लीड करी थी। हाँ। अब हम बात करते हैं जिसको हम छोड़ दिए थे थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है बात करना, कम्युनल वायलेंस को लेकर, कम्युनल सौहार्द को लेकर। आप रूरल एरियाज में अपना चंक ऑफ द टाइम बिताते होंगे, और झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे ट्राइबल मेजोरिटी है, लगभग 25% पॉपुलेशन ट्राइबल लोगों की है। और जब हम देखते हैं अभी की राजनीति में जो करवट ले रही है, जहाँ पे कम्युनल, अगर बात कम्युनल सौहार्द की बात किया जाए तो वो बहुत थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। तो झारखंड में इसका कितना असर देखने को मिलता है कि ट्राइबल लोगों में इसका कितना असर है, कैसे लोग इसको देखते हैं वहाँ पे? जी, पहली बात तो ये है कि आप कम्युनल टेंशन की यदि आप बात करें, कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो पिछले कुछ सालों में बहुत रूट इन्होंने अपना मतलब फैला लिया है नीचे जमीन, मतलब पूरा ज़मीनी लेवल पे इन्होंने उतार दिया है। गांव में भी आप जाएंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा, और इसका मतलब असर जो है सबसे ज़्यादा भयावह रूप से फैलाने का काम किया अभी किसी टाइम पे यदि हुआ है तो हुआ है कोरोना काल में, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। तो अभी यदि आप बात करेंगे इस पर, तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही मैं शुरू करना चाहूँगा इस बारे में बात करना, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं रांची में रह करके पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम मैंने 2 इलेक्शन देखा था वहाँ पे। जब इलेक्शन आता था तब हमेशा से किसी मंदिर में कभी गाय का मांस फेंका होने का न्यूज का अफवाह मिलता था, तो मतलब उस तरीके का न्यूज आता था, तो मस्जिद में कुछ किसी तरीके का कुछ आता था, पॉक वगैरह फेंकने का, जिसकी वजह से एक कम्युनल टेंशन क्रिएट होता था, और मुझे लगता है कि वोट का गोलबंद हो जाता था। अच्छा। और ये अभी पिछले 10 साल में यदि आप देखेंगे पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसको लेकर के। अभी आप गांव जाएंगे तो गांव के बच्चा भी इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी प्रभावित हो गए। मोबाइल जब से एक आप देखेंगे कि अभी के टाइम में मोबाइल एक ऐसा चीज़ हो गया जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के रूप में उभरा और हर एक लोगों के हाथ में पहुंच गया। तो आज के समय में एक बच्चा के पास भी जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक्सेस है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ों का अफवाहों के जरिए फैलाया जाता है, अफवाहें फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर तो देखने को मिलेगा। इसे अब नकार नहीं सकते। अब इस पे बात हो गई, अब हम आप पे आते हैं, आपके प्रोफेशन को लेकर बात करते हैं कि आपके प्रोफेशन में कितना कुछ अंतर देखने को मिलता है पहले और अब के टाइम पे। मतलब जैसे राजनीति करवट ले रही है, तो क्या आपके प्रोफेशन में भी कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलता है? क्योंकि आपका प्रोफेशन मुझे लगता है कि सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। बिल्कुल सुजीत, इसमें काफ़ी कुछ बदला है। यदि आप पहले की बात करेंगे और अभी के बाद टाइम की यदि बात करेंगे तो काफ़ी कुछ बदल गया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी के टाइम में हर चीज़ जो है कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपा जा रहा है। तो अभी आप छोटी सी एक मतलब उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा इसे, कि पहले चाइल्ड लाइन चलता था, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर होता था, और वो थर्ड पार्टी की तरफ से चलाया जाता था। चाइल्ड लाइन इंडिया भी रहता था, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत चलता था वो, और वो फिर अलग अलग छोटे छोटे लोकल ग्रास रूट NGOs को एम्पावर्ड करते थे, उसको प्रोजेक्ट मिलता था, वो चाइल्ड लाइन चलाया करते थे हम लोग। और
उसमें ऐसा था कि यदि आप एक कॉल करते हैं तो पूरा उनको कॉल का जो केस होता था वो केस के रूप में रजिस्टर्ड होता था, और कॉलर का एक आईडी क्रिएट होता था, दिया जाता था, नंबर दिया जाता था। उसके बाद उनका पूरा केस जो है कवर करना होता था, और एंड मतलब एंड टू एंड रिजल्ट उनको बताना होता था कि आखिर क्या क्या इसमें लिया गया, एक्शन क्या क्या काम किया गया, और ये सारा रिपोर्ट जाता था। लेकिन अभी चाइल्ड लाइन को एकदम से कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया गया, थर्ड पार्टी को दे दिया गया। और इसमें अभी आप देखेंगे जो मुझे कुछ मतलब कुछ ही दिन पहले मैंने जो देखा है जिस तरीके से, तो इस पे भी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली इस पर कॉल किया, एक केस था हमारा, मैंने कॉल किया। हमारे वहाँ पे जो खास करके मैं सभी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर चुका हूँ, तो कुछ लोग जो जिला समावेश रहे हैं, जिला कोऑर्डिनेटर रहे हैं इसके, उन लोगों से भी हमारी जब बात होती तो मैं देखता हूँ कि उन लोग भी किसी केस को लेकर के बात करते हैं, तो बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अभी के समय। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से मतलब हम लोग जब सभी चीज़ को जो कॉर्पोरेट के हाथ में देने का मैनेजमेंट बेहतर की उम्मीद में जिस तरीके से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर को जो है कॉर्पोरेट सेक्टर बनाने की जो गलती कर रहे हैं वो शायद लंबे समय में इसका असर देखने को बहुत बड़ा मिलेगा, बड़ा रेपरकेशन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।